पिछले वीडियो में हमने आपको बीम डिजाइन के कुछ प्रोविज़न लिखवाए थे, उसमें से कुछ प्रोविज़न छूट गए थे जो हमने ध्यान नहीं रहा हमको लिखवाने के लिए, तो इसलिए उसको हम स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप उनको देख लीजिए, समझ जाएंगे आप, बहुत ही आसान से हैं। अब देखिए, आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो आपके इसकी प्रोसेस है कि आप बीम की डिजाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको सिंगली रेनिफोर्समेंट बीम बताने जा रहे हैं। सिंपल सपोर्टेड के तरीके से होती हैं सब। तो इसमें देखिएगा, इसके स्टेप जो हम आपको लिखवा रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें आपको डिजाइन करने के लिए आवश्यक डाटा क्या होना चाहिए, आपको क्या क्या आवश्यक होगा, जो आपको पहले से ही पता होना चाहिए, वरना आप कर नहीं पाएंगे। इसमें सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए अपकमिंग लोड, अध्यारोपित भार जो धरण पे आ रहा होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, और आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव लेंथ अथवा शुद्ध पार्ट, क्लियर लेंथ मतलब वही स्पेन ऑफ बीम। ये आपको चार चीजें पता होनी चाहिए डिजाइन करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा स्टेप फर्स्ट। देखिए, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, इफेक्टिव लेंथ सबसे पहले आपको निकालेंगे। अगर यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ आवश्यक डाटा में पता है तो ये स्टेप आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सब तो अगर नहीं पता है उसके लिए आपको बता रहे हैं इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालेंगे। कल हमने आपको प्रोविजन में ही बता दिया था, तो आपको ये स्टेप हमारी समझ से समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मॉल एल से लिख सकते हैं इफेक्टिव लेंथ को, या एल के नीचे बेस में इफेक्टिव लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके हमने कल आपको क्या सूत्र बताए थे सिंपल सपोर्टेड कंडीशन की अवस्था में, कि एल इफेक्टिव बराबर हमारा था क्लियर स्पेन एल प्लस डी। यहाँ पे जो हमारा डी है वो क्या है, प्रभावी गहराई। ये भी आप जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने इसका जिक्र किया था। दूसरा सूत्र होता है एल बराबर एल प्लस आलंबों की चौड़ाई का योग बटे 2। जैसे ये 300 mm है, ये आपका 400 mm है, तो अलग अलग हो जाएगा। तो 4 3 700 यहाँ पे रख के तब कर लेंगे। अथवा L प्लस, अगर ये 300 है ये भी 300 है, तो 3 300 600 बटे 2 करेंगे, 300 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, एक आलंब की चौड़ाई। तो आप इससे समझिएगा, ये किसके लिए, जब आलंबों की चौड़ाइयाँ हमारी अलग अलग हों, और ये किसके लिए, जब आलंबों की चौड़ाइयाँ हमारी समान हो। तो ये दो सूत्रों से जो हमारा यहाँ पे मान निकल के आएगा, इनमें से इन दोनों में जो कम होगा वही एल इफेक्टिव है। ये आपका पहला स्टेप। इसके बाद अगला स्टेप आपका देखिए, जो पहला स्टेप है आपका इफेक्टिव लेंथ का, वो आपका तभी किया जाएगा जब क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ दे ना रखी हो। इसके बाद हम साइज ऑफ बीम का साइज निर्धारित करेंगे। ये जो हमारा साइज होता है ये हम प्रस्तावित होता है,
एक समझ लीजिए एज्यूम्ड साइज होता है कि मतलब एक लगभग में एक आंकड़ा लगाया जाता है कि हाँ इतना हम रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, धरन की गहराई d बराबर हो जाएगा हमारा पार्ट बटे 8 से पार्ट बटे, यहाँ पे पार्ट मतलब वही इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव लेंथ से है, इफेक्टिव लेंथ स्पैन एक ही बात है, बटे 15 तक, कुछ भी आप ले सकते हैं, 8 से लगा के 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक। देखिए ये प्रोसेस लिखने को आती है एग्जाम में 10 नंबर में। धरन की चौड़ाई b बराबर, ये हो जाएगा हमारा d बाई 1.5 से d बाई 2 तक वैसे होता है, या d बाई 3 तक भी ले सकते हैं, लेकिन ये दो ज़्यादा हैं आपके यूज में। तो ये हमारा हो गया साइज ऑफ बीम। उसके बाद स्टेप थर्ड, इसमें हम निकालते हैं अभिकल्प भार, मतलब डिजाइन भार, जिसके आधार पे हमको डिजाइन करनी है। इसको हम लिख सकते हैं, अगर यूडीएल में है तो स्मॉल WD, और अगर पॉइंट में है तो कैपिटल WD से लिखते हैं, या F भी यूज कर सकते हैं W की जगह पर। तो देखिए जरा, इसमें हमारे जो लोड, पहला हमारा अपकमिंग लोड जो धरन पे आ रहा होता है, अपकमिंग लोड हमारा मान लीजिए W1। तो ये क्वेश्चन में आपको पहले से ही क्या होगा, दिया होगा। दूसरा लोड हमारा बीम का सेल्फ लोड, ये W2, ये हमारा निकालना पड़ेगा। तो बीम का जो लोड होता है वो हम निकालते हैं आयतन गुणे घनत्व। देखिए जो बीम का सेल्फ लोड होता है ये हमारा निकाला जाता है यूडीएल में, मतलब समवितरित भार में निकाला जाता है। समवितरित भार का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। इसका मतलब यह होता है कि 1 मीटर प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर का भार क्या है, जिसे लिखा हुआ है 5 न्यूटन प्रति मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर धरन का भार हमारा 5 न्यूटन है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ये भार सेल्फ लोड धरन का निकलेगा वो किस में निकलेगा, यूडीएल में। तो जब हम आयतन निकालेंगे तो आयतन में क्या होगा, लेंथ। तो हमने क्या बताया कि यूडीएल में निकलेगा मतलब 1 मीटर के लिए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, और इनटू धरन की चौड़ाई और धरन की कुल गहराई और गुणे घनत्व। यहाँ पे जो घनत्व होता है आरसीसी के लिए, घनत्व हमारा 25 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। किसके लिए, आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए। तो ये हमारा हो गया अपकमिंग लोड W1 W2। तो अपकमिंग लोड जो होता है वो आपका 99% केसेस में आपका यूडीएल में ही दे रखा होता है। सेल्फ लोड जो निकालेंगे वो भी यूडीएल में है। तो इन दोनों को जोड़कर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल लोड निकाल सकते हैं। टोटल अभिकल्प नहीं, टोटल भार केवल कर लीजिए, टोटल भार, ये W यहां से हमको मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा, हमने ये चीज लिखवाई है WD। इसका फिर क्या मतलब है, इसका मतलब आपका ये है कि कभी कभी अपकमिंग लोड आपका जो ये यूडीएल में हमने बताया दे रखा होता है, ये कभी कभी पॉइंट लोड में दे रखा होता है। उस कंडीशन में ये दोनों लोड आपस में जुड़
नहीं सकते, ये चीज ध्यान देना। वो आपका पॉइंट लोड होगा, जैसे आपका लिखा है 25 न्यूटन और एक लिखा है 5 न्यूटन प्रति मीटर, तो ये सेम यूनिट नहीं है, ये 1 मीटर का है, ये टोटल लोड है, ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये आपका लोड अलग रहेगा, ये टोटल लोड अलग रहेगा, दोनों की गणनाएं अलग अलग होंगी। क्वेश्चन आएगा उसमें देखिएगा, आपको बता देंगे, क्वेश्चन में चीज समझ जाएंगे अच्छे से। फिलहाल यही मान के चलिएगा कि केस आपका ऐसा बहुत कम आएगा, दोनों यूडीएल में ही होंगे। सेल्फ लोड तो यूडीएल में होता ही होता है, ये यूडीएल में ही दे रखा होगा, इसलिए हम दोनों को जोड़ के टोटल भार बना लेंगे। अब टोटल भार बनने के बाद अभी आपका ये टोटल भार बना है, हम निकाल क्या रहे हैं, अभिकल्प भार, मतलब डिजाइन फैक्टर भार। और फैक्टर वाली कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है, क्या होता है, WD, इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ये यूडीएल में पूरा था, WD गामा F इंटू जो टोटल लोड आया है, और गामा F हमारा क्या हो जाता है 1.5 सामान्यतया है, बाकी लोड के हिसाब से आपका बदलता रहता है। तो वो कंडीशंस आपकी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली नहीं है, डिजाइन में बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोगों के होते हैं पॉलिटेक्निक में, इसलिए आप 1.5 ही जनरली यूज कर सकते हैं। तो आपका ये हो गया स्टेप सेकंड, जिसमें हम साइज पता करेंगे। ये स्टेप थर्ड हो गया, जिसमें अभिकल्प भार निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा कि लोड आपका यूडीएल में ही ज़्यादातर केसेस में दे रखा होता है, और सेल्फ लोड तो हम यूडीएल में निकाले, इसलिए इनको दोनों को जोड़ के टोटल में बदल लेंगे। बदलने के बाद गामा F से गुणा कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा अभिकल्प भार। जब कभी पॉइंट लोड दे रखा होगा तो वो दोनों आपस में जुड़ने नहीं है, अलग अलग हम क्या करेंगे, तब WD पॉइंट लोड के लिए अलग निकल जाएगा और सेल्फ लोड के लिए WD अलग निकल जाएगा। तो दोनों में इसमें गामा F की गुणा कर लिया करेंगे, और जो ये हम सेल्फ लोड निकालेंगे इसमें गामा F की अलग गुणा कर लिया करेंगे, ये कंडीशन होगी। तो वो जब न्यूमेरिकल आएगा तो आप जान जाएंगे। स्टेप फोर्थ, अभिकल्प मूवमेंट, मतलब फैक्टर मूवमेंट, MD। स्टेप 4 आपका अभिकल्प मूवमेंट। तो देखिए मूवमेंट जो है आपका बीम पर लोड के हिसाब से बदलता रहता है कि किस हिसाब से हमको निकालना है। जैसे इसमें मान लीजिए कि ये कंडीशन है आपकी, अगर बीम पर इसके पूरे पे हमारा जो अपकमिंग लोड होगा वो हमारा क्या हो, यूडीएल में हो, और जो बीम का लोड है वो भी यूडीएल में, तो टोटल जोड़ के हमने क्या बताया, W बनता है, फिर उसमें गामा F से गुणा कर लेते हैं तो WD बन जाता है। अगर ये स्थिति बन जाए, ये WD यहाँ पे हमारा क्या है, अपकमिंग लोड और प्लस बीम का लोड, ये टोटल, तो दोनों अगर यूडीएल में है तो इसको हम जोड़ के ये स्थिति जब बने, ये हो गई इसकी हमारी इफेक्टिव लेंथ। तो इस कंडीशन में जो हमारा MD होता है ये बन जाता है WD L²/8। एक चीज ध्यान दीजिएगा, MD निकालते वक्त गामा F की गुणा इसमें मत कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लोड में कर चुके हैं। जब इन दोनों को जोड़ा था तो हमने क्या बनाए थे, हम WD बनाए थे, फिर इसमें गामा F से गुणा करके तभी हमारा WD बना था। तो यहाँ पे ये W था, इसमें गामा F से गुणा किए थे हम, तब ये WD बना था। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे गामा F की गुणा करने की। तो एक तो हमारा MD ये कंडीशन में बनता है। ये क्या कंडीशन है हमारी, कि जब हमारा बीम पर पूरे पर आने वाला लोड यूडीएल में हो और जो बीम का है वो तो यूडीएल में होता ही होता है। तो दोनों लोड हो तो दोनों को जोड़ के, अपकमिंग को और बीम के लोड को जोड़ के WD निकाल के फिर ये हम ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद अगली कंडीशन क्या बन सकती है, ये कंडीशन बन सकती है, ये मान लीजिए हमारा अपकमिंग लोड और या फिर केवल बीम का लोड यूडीएल में है आपका, केवल बीम का हो या अपकमिंग हो, अपकमिंग प्लस बीम का हो। इसके साथ साथ जब इसके मिड पॉइंट पे धरन के L लेंथ की है, दोनों तरफ से आधे आधे दूरी पे हमारा क्या लग जाए, एक पॉइंट लोड लग जाए, मतलब पॉइंट लोड W इंटू इसमें क्या होगा गामा F, और ये हमारा क्या है
ये हमारा अपकमिंग लोड यूडीएल वाला और प्लस बीम का लोड, ये कंडीशन का है। तो ये कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पे हो सकता है कि अपकमिंग लोड ना हो तो केवल W2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें गामा F की गुणा हो जाएगी। ये W1 हो सकता है ना हो, अपकमिंग केवल और केवल पॉइंट लोड हो। अपकमिंग आपका यूडीएल और पॉइंट हमने दोनों यहाँ पे अपकमिंग दिखा दिए हैं, और साथ में बीम का जो ये है हमारा, ये तो होगा ही होगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, जो आपका यूडीएल वाला है उसके लिए WDL²/8 और प्लस जो आपका ये पॉइंट लोड है इसके लिए क्या हो जाएगा, WDL/4। तो ये दो कंडीशंस आपकी ज़्यादातर बनती हैं। बाकी आपको बता दें ये मैक्सिमम मोमेंट होता है। तो मैक्सिमम मोमेंट आप जानते हैं, सोम में पढ़ चुके हैं, जो सिंपल सपोर्टेड बीम होती है उसके मैक्सिमम मोमेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम ये मान लीजिए कि इस प्रकार का, इस बीम का इस पे जो लोड लगे हुए हैं बहुत सारे कुछ भी हैं, तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम ये बना आपका। तो इसका जो ये बिंदु होता है जहां शेयर फोर्स हमारा क्या है, इसमें शून्य है, इसका जब बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं तो ठीक इसी बिंदु पर, ये मान लीजिए बना बेंडिंग मोमेंट, तो ठीक इसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट का मान हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इन दो कंडीशंस को छोड़ के अगर और बहुत सारी कई लोड लगे हों, या मतलब 3-4 पॉइंट लोड हो, उसके साथ यूडीएल हो, कैसे भी लोड हो, तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम बना के तब हम देखेंगे कि शेयर फोर्स हमारा साइन कहाँ पे चेंज कर रहा है। जिस बिंदु पे साइन चेंज कर रहा होगा उसी बिंदु पर हम मोमेंट का जो मान निकालेंगे वही हमारा बन जाता है MD। तो ये चीज़ ध्यान, लेकिन ये कंडीशन आप मान के चलिए बिल्कुल ही आएंगे ही नहीं, बहुत रेयर केस, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर ये आ जाए। ये दो कंडीशंस बस केवल आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिकल्प मूवमेंट। इसके बाद आपका स्टेप 5 देखिए, मूवमेंट निकालने के बाद जो हमने सेकेंड स्टेप में D निकाली थी उसकी हमको समझ लीजिए एक प्रकार से जांच करनी होती है। तो यहाँ हम निकालेंगे आवश्यक धरण की गहराई। मतलब ये होता है कि हमको, जैसे हमने मान लिया वहाँ पे कि हमारी 500 आई थी, तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि जो हमारी आवश्यक है क्या वह 500 उस मानक को पूरा कर रहा है कि नहीं पूरा कर रहा है। तो इसको मान लीजिए हमारा ये D डैश है। देखो इसको निकालने के लिए आपका मोमेंट का सहारा लिया जाता है। मोमेंट में आपका क्या होता है, जो अभी हमने सूत्र लिखवाया वो मोमेंट का मान निकाला है उसी का यूज हम करेंगे। तो एक मोमेंट का सूत्र होता है, LSM मेथड में आप पढ़े हैं, MU लिमिट बराबर 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स, ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU मैक्स। ये आप पढ़े हैं। तो इसमें देखिए आपका यहाँ जो है MU लिमिट बराबर हम क्या रख देंगे, जो MD का मान आया है वो रख लेंगे, और XU मैक्स। XU मैक्स का सूत्र क्या होता है, 700D बटे 1100 प्लस 0.87 FI ये होता है। तो यहाँ पे देखिए XU मैक्स जो है आपका, ये 1100 FI जो भी सब होगा रखेंगे। यहाँ पे हम D का मान नहीं पता होगा, हम यहाँ पे D का मान नहीं रखेंगे। तो यहाँ से हमको जो XU मैक्स मिलेगा वो किसके पदों में मिल जाएगा, D के पदों में। तो जो आपका ये XU मैक्स है इसका यूज हम मान लीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण A। समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 में हमको
यहाँ पे MU लिमिट बराबर हमने क्या रख दिया, MD रख दिया है। FCK आपको ये कंक्रीट के ग्रेड से निकलता है, कंक्रीट का ग्रेड आपको पता होगा। B आप निकाल चुके हैं जो सेकंड स्टेप में, वो B हम वही रख लेंगे यहाँ पे। XU मैक्स जो आपका है ये हमने बताया D के पदों में निकलेगा, तो यहाँ पे D के पदों में ये हो जाएगा। ये D हमारा अज्ञात है और यहाँ ये भी D अज्ञात ही है क्योंकि इसके पदों में रखे हैं। और फिर ये तो कांस्टेंट हो गया और यहाँ फिर हमारा D के पदों में। तो पूरी इक्वेशन में हमारा देखिए ये भी पता, ये तो है, ये है, ये आपका पता, इधर ये पता। पूरी इक्वेशन में क्या अज्ञात मिल रहा है, यहाँ पे D, ये D और ये D। तो समीकरण 1 से हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्मॉल d। ये स्मॉल d जो है ये हमारी क्या है, प्रभावी गहराई है। यहाँ हम क्या करेंगे, d डैश निकालेंगे, यही आवश्यक धरण की गहराई। ये हमारी क्या हो जाएगी, जो प्रभावी गहराई आई है ये वाली, और प्लस प्रभावी आवरण अपने पास से मान लेंगे, प्रभावी आवरण ये मानकर हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, टी डैश। आप देखिए जरा यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि पहले जब आपने डी का मान निकाला सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में आपका क्या था कि डी हमारा मान लीजिए सेकेंड स्टेप के हिसाब से डी हमारा था 500। अब यहाँ पे डी डैश जब हमने निकाला तो मान लीजिए कि आ गया हमारा 450। तो देखिए हमारा क्या है कि ये जो डी हमने निकाली है ये किसके हिसाब से निकाली है, एमडी, मूवमेंट के हिसाब से एमडी। और एमडी किसके हिसाब से निकला है, डब्ल्यूडी। और डब्ल्यूडी क्या था हमारा, जो लोड लग रहा है धरन पर, और धरन का लोड, मतलब ये धरन का लोड और जो लोड लग रहा है ये क्या है, वास्तविक है। ये वास्तव में उस स्थिति को दिखा रहे हैं जो लोड उस पर आ रहा है। तो मूवमेंट उसी स्थिति से निकला है जो धरन पर हमारा मूवमेंट वास्तव में उपज रहा है। उसके आधार पर जब हम यहाँ पे डी निकालेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये वास्तविक होगी कि इतनी हमको चाहिए, मतलब इतने मूवमेंट की सहायता से डी निकल के आई है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने इसका यूज किया, तभी तो हमारे समीकरण 1 में जब इसका हमने एमडी का यूज किया है तभी तो हमको डी मिली। तो ये डी हमारी किससे मिली है, मूवमेंट से। और मूवमेंट मिला है भारों से, भार हमारे जो वास्तव में लग रहे थे उन्हीं का हमने यूज किया है। तो उन भारों के लिए सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो आवश्यक डी है हमारी गहराई धरन की, वो 450 mm होनी चाहिए। और जो हमने प्रस्ताव रखा था सेकेंड स्टेप में वो कितने रखा था, 500। इसका मतलब क्या है कि होनी 450 चाहिए और है कितनी, 500। कहने मतलब आप सुरक्षित हैं, आपको चाहिए 450 की थी, आपने उससे ज्यादा की रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बनती है कि डी डैश जो है ये हमारा कम होना चाहिए डी एज्यूम से, या आप सीधे डी ही दिखा दीजिए, डी डैश हमारा कम होना चाहिए डी से। तब तो ठीक, अगर ये गड़बड़ हुआ, जैसे यहाँ पे 450 की जगह आ जाए 600 mm, या फिर मान लीजिए 550 आ जाए, देखिए 10, 20, 30 का अंतर इधर उधर थोड़ा ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे मान लीजिए 600 आती है, पहले समझिएगा ज्यादा होने से क्या दिक्कत। तो देखिए हमने क्या बताया कि जो आपका WD है ये हमारा वास्तविक जो लोड धरन पे वास्तव में आ रहा है और धरन का लोड, उसके सहायता से MD निकला, MD की सहायता से ही D निकला है, और ये D की सहायता से ये D निकल आया जो हमको चाहिए। तो इतने भार के लिए हमको 600 mm की D चाहिए, गहराई चाहिए, लेकिन हमने जो प्रस्ताव रखा था वो कितने तक रखा था, 500 का। इसका मतलब चाहिए 600 mm भार के हिसाब से, लेकिन है कितना हमारा पास, 500 है। इसका मतलब आपको चाहिए 600, आपने बनाया 500, धरन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसलिए कभी भी आपका डी डैश ज़्यादा नहीं होना चाहिए डी से, ये कंडीशन नहीं बनना चाहिए। अगर 10, 20, 30 ज़्यादा हो जाता है तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी डिजाइन गलत नहीं करेंगे क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, वहीं पे हम से करके थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा अंतर आएगा तो फिर डिजाइन आपको शुरू से
पहले स्टेप को छोड़ के, प्रभावी लंबाई वाले छोड़ के सेकंड स्टेप से आपको फिर से करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, वो जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम एडजस्टिंग आपको बता देंगे कि कैसे एडजस्ट करना है। ये चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को पुश करके बार बार अच्छे से लिख कर बार बार सुनकर जो भार वाला स्टेप है और ये वाला स्टेप अच्छे से दोनों स्टेप समझिएगा, मतलब स्टेप थर्ड और स्टेप फिफ्थ ये अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मेन स्टेप आपके हैं, यहीं पे गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद देखिए जैसे समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे भी लिखिए, लिखने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ जरा। इसे हमने आपको जो सेकंड स्टेप बताया उसमें हम क्या डिसाइड कर लेंगे, बी और डी, ये हमारी दो चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने स्टेप फिफ्थ में शायद, हाँ स्टेप फिफ्थ ही था, अभी जब हमने डी निकाला है दोबारा, जिसमें डी डैश निकाला है, तो देखिए ये जो डी डैश निकल के आया है, अब आगे की जो कैलकुलेशन होती है वो कन्फ्यूजन ज़्यादातर हो जाती है कि इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें। तो देखिए आपको हम बता दें, कंडीशन यहाँ पे क्या बन के आई थी, जैसे ये डी हमने अभी बताया था कि आपको अगर 500 है, 500 मतलब आपने प्रस्ताव रखा था कि 500 की हम बना रहे हैं, और चाहिए आपको कितनी थी, 450 के, मतलब आपको 450 चाहिए था, रख रहे हैं 500, मतलब उससे ज़्यादा ही आप सुरक्षित हैं। तो इस कंडीशन में आपका क्या है कि डी डैश इज लेस देन डी होना चाहिए, ये आपका बताया हमने भी। तो देखिए क्या होता है, अब यहीं से कंफ्यूजन हो जाती है कि 450 आगे लेकर चलें कि ये रखें। तो देखिए आपको हम बता दें कि जो आपका बी पहले आया था, मान लीजिए कि बी हमारा आया है 250, तो यहाँ जो खंड की माप बनकर हमारी तैयार होगी, खंड की माप, देखिए किस कंडीशन में, जब डी डैश हमारा ये कम हो और वो ज़्यादा हो, मतलब जो प्रस्ताव आपने रखा था आवश्यक वाली उससे कम ही हो, ठीक। समझ पा रहे ना कि आवश्यकता 450 की है और ज़रूरत आप वो बनाया आपने 500 का है, तो मतलब आप सुरक्षित की अवस्था में हैं अभी। तो इसमें खंड की जो माप होगी हमारी वो होगी b इंटू डी, मतलब 250 और गुणे जो प्रस्ताव वाला आपने रखा था, जो प्रस्ताव हमने पहले रखा था 250 गुणे 500 का, उसी पे हम काम करेंगे, क्योंकि वो प्रस्ताव हमारा यहाँ से पता चल जाता है कि सुरक्षित हैं आप, ठीक। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ अभी अगर हमारा इसी में ये चीज़ कंडीशन बन जाए, डी डैश बन जाए हमारा 600, तब देखिए खंड की माप अब क्या होगी, देखिए हमने प्रस्ताव रखा 250 गुणे 500 का, लेकिन जरूरत आपको है 600 की, इसका मतलब जरूरत जो उतनी आप थी उतने की धरण आप बना नहीं रहे हैं, इसलिए ये खंड हमारा मान्य होगा ही नहीं, फिर से डिजाइन हमको करनी पड़ेगी। एक चीज आपको यहीं पे हम बता दें कि जैसे मान लीजिए तो बहुत ज्यादा 100 mm का अंतर था, मतलब 10 सेंटीमीटर, अगर यहीं पे भी मान लीजिए आ जाता 520 या आप कह सकते हैं कि आ जाता 530, तो आपकी कंडीशन हमारी क्या बन जाती है, मतलब ज़्यादा तो हो गई कि ज़रूरत आपको 500 का है और डी डैश कितना है 520, मतलब चाहिए आपको डी डैश हमारी ज़्यादा हो गई डी से, ऐसा मान्य नहीं है। फिर हमने बताया मतलब पूरी डिजाइन फिर से, लेकिन 10-20 का अंतर जब आपका होता है तो पुनः नहीं करते हैं, क्योंकि आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, आप सिंपल सी डिजाइन क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं। एग्जामिनर भी समझता है कि आधे घंटे के टाइम में आप बार बार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे आधे घंटे का टाइम मिलता है, इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो आप डिजाइन कर रहे हैं, विकल्पन पूर्वानुमान होता है तो उसमें गड़बड़ियां होना संभव है। तो इसलिए आपका अगर ऐसी कंडीशन हो जाए कि 10, 20, 30 का अंतर रहता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहीं से हम लिख देंगे कि डी इज ग्रेटर देन, जो कि मान्य नहीं है, मतलब जो प्रस्ताव 500 का रखा था, जरूरत है 520 की, आपको चाहिए ज्यादा है, आप प्रस्ताव आपका कम ही का था, बना आप कम की रहे, तो ऐसा कैसे चलेगा भाई, जरूरत है आपको 520 और बनाएंगे 500 तो धरण विफल हो जाएगी, तो ऐसा मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्यादा अंतर ना होने के कारण हम क्या करते हैं, अभिकल्पन इसी के भांत कर लेंगे, मतलब खंड की माप हम क्या कर लेंगे, फिर जैसे हमारा ये 250 था 250 कर लेंगे, और यहाँ पे अगर 520 आया है तो फिर हम 520 के हिसाब से कर लेंगे, मतलब आवश्यकता जो है
500 में 20 की थोड़ा बढ़ा लेंगे, भाई 20 का कम पड़ रहा है मान लीजिए, तो 20 का हम यहाँ पे क्या बढ़ा के काम करेंगे। तो आगे की जो हमारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, 250 गुणे और 520 के आधार पे हो जाएंगे। समझिएगा इस चीज को जरा। लेकिन 10, 20, 30 तक ये कर सकते हैं, ये एक प्रकार से जुगाड़ है। और ज्यादा का अगर आपको करना है, मतलब 600, 700 हो गए यहाँ पे, तो फिर अभिकल्पन पुराण दोबारा करना पड़ेगा। 10, 20 का आप काम चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा का काम नहीं चला सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी आपका एक पॉइंट और नोटिस करने वाला है। अभी ये स्टेप में नहीं चल रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं वो आपका डी डैश के बाद, जब डी डैश हमने निकाला है उसके बाद जो भी हम बता रहे हैं आपका डिजाइन की प्रोसेस में नहीं है, जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए हमने डी डैश वाले प्रोसेस में जो आपका करवाया है उसमें हमने दो चीज़ें यूज की हैं। एक तो हमने MU लिमिट का एक सूत्र यूज किया 0.36 FCK इंटू 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स और D माइनस 0.42 XU मैक्स। देखिए हमने इतना यूज किया। अब एक चीज़ आपको बता दें, ये देखिए MU लिमिट का मूल सूत्र होता है और XU मैक्स 700D बटे 1100 प्लस 0.87 FI, ये हमने यूज किया। ये XU मैक्स का मूल सूत्र होता है। आप ये चीज़ जानते हैं, XU और XU मैक्स ये क्या होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस की गहराइयाँ होती हैं, स्थिति बताती हैं ये दोनों चीज़। ये मैक्सिमम मान होता है और ये वास्तविक मान होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे ये दो सूत्र जो हैं इनके थोड़ा शार्ट में भी सूत्र होते हैं। इसका MU लिमिट का जो ये पूरा है ये मूल सूत्र है, इसमें जो XU मैक्स यूज किया गया है इसका ये मूल सूत्र है। देखिए जो ये मूल सूत्र होते हैं ये आपके याद रखिए आप तो अच्छी बात है, और बाकी इन चीज़ों को हम शॉर्ट में भी ग्रेड के अनुसार, स्टील के ग्रेड के अनुसार Fe 250, Fe 415 और Fe 500 जो आपके मेन हैं, इनके आधार पे शॉर्ट में जो होते हैं वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन उनको आप स्टेप जब प्रोसेस आएगी तब आप उनको नहीं लिखिएगा, केवल और केवल आप मूल सूत्र लिखिएगा प्रोसेस में। लेकिन जब न्यूमेरिकल में यूज करिएगा तो वही शॉर्ट वाला सूत्र यूज कर लेना, तो कैलकुलेशन आपका कम हो जाएगा। लेकिन वो मूल सूत्र जब केवल प्रोसेस थ्योरी में यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग मत लिखिएगा इस चीज को। अगला स्टेप नंबर डालिएगा, याद नहीं कौन सा होगा, शायद छठा है स्टेप, प्रबलन इस्पात। AST, देखिए AST आपका ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं, हम आपको तीनों तरीके यहाँ पे बताए रहे हैं, 3 तरीके होते हैं। तो देखिएगा तीनों तरीकों में सबसे पहला तरीका, ये तरीका जो होता है ये होता है हमारा मैक्सिमम AST याद करने का, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये एकदम समझ लीजिए मानकों पर होता है। इसके लिए जो सूत्र यूज किया जाता है वो होता है PT लिमिट बराबर 0.414 FCK इंटू XU मैक्स बटे FY इंटू D, ये होता है। अब जरा इसमें देखिएगा एक चीज़, जो FCK है ये कंक्रीट का ग्रेड पर निर्भर होता है। अब कंक्रीट का ग्रेड जैसे मान लीजिए दे रखा है कि M20, तो यहाँ FCK हमारा क्या हो जाएगा 20 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। FY स्टील का ग्रेड है, जैसे लिखा है Fe 250, तो ये 250 हमारा FY बन जाता है, FY 250 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ये भी आपका कांस्टेंट ही है, ये भी एक प्रकार से कांस्टेंट ही है, मानक ही है दोनों। और XU मैक्स ये जो है आपका, ये हमारा वही 700D बटे वो 700D और 11.87 FY। देखिए ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट 0.87 FY, ये भी मानक, सब मानक, केवल D इसमें आपका वो है अलग है जो आपका बीम पर रहेगा डिपेंड, और ये D, इनको छोड़ के सब कुछ आपका मानक ही होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब मैक्सिमम स्टील हम ज्ञात करते हैं तो जो निकल के आता है ये मानकों पर होता है, इसलिए कभी भी आपका चेकिंग में फेल नहीं होगा, मतलब जो आवश्यक होगा एकदम परफेक्ट आएगा।
जितना आपको AST आवश्यक होगा उतना ही ये आएगा इससे। इसकी PT लिमिट की एक मानक सारणी भी IS कोड ने दी है। तो इसमें हम PT लिमिट का सूत्र 0.414 FCK इंटू XU मैक्स बटे FY इंटू D ये यूज करेंगे। यहाँ से हम क्या बताएं, ये स्टील का अभिलाक्षणिक प्रतिबल है और ये हमारा कंक्रीट का अभिलाक्षणिक प्रतिबल है। लिखना चाहना तो लिख देना भाई, FCK लिख लेना कंक्रीट का अभिलाक्षणिक प्रतिबल, FY स्टील का अभिलाक्षणिक प्रतिबल, और यहाँ पे जो हमारा ये है XU मैक्स, ये हमारा क्या है XU मैक्स 700 D बटे 1100 प्लस 0.87 FY। तो हमने इसके क्या बताया, ये मूल सूत्र होता है XU मैक्स का, लेकिन हम इसकी जगह पर कुछ शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट में होता है 0.48 D 0.53 D, उनको यूज कर सकते हैं। वो अभी हमने आपको स्क्रीन पे जो दिखाए थे, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दीजिए, लेकिन स्टेप में जब लिखेंगे थ्योरी के रूप में क्वेश्चन आएगा तब यही मूल सूत्र लिखना होता है। वो शॉर्ट वाला केवल गणना में यूज कर लीजिएगा। फिर देखिए इसके बाद जब ये हमको यहाँ से FCK का मान रख देंगे, XU मैक्स रख देंगे, FY रख देंगे और D आपका खंड की माप डिसाइड ही हो चुकी है तो वो रख देंगे। तो पूरा यहाँ से जो हमारा मान निकल के आएगा वो हो जाएगा PT लिमिट का। PT लिमिट जो होता है एक प्रकार से परसेंटेज होता है दशमलव अंकों में। ये यहाँ पे दशमलव अंक में PT लिमिट का ये मान आ जाएगा। जब ये मान आ जाए तो PT लिमिट का एक और सूत्र होता है, PT लिमिट मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील का, ये होता है AST अपान B इंटू D। B यहाँ पे धरन की चौड़ाई है और D जो है हमारा वो है हमारी धरन की प्रभावी गहराई। यहाँ से AST बराबर हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा PT लिमिट इंटू P इंटू D, ये हो जाएगा। ये PT लिमिट की एक मानक सारणी भी आपकी दे रखी है। इतना करने के बाद जब यहाँ से हमको AST मिल जाए तो उसके बाद क्षणों की संख्या वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन अभी रुकिए ज़रा, अभी पहले तो यही देखिए कि AST अभी हम बता रहे हैं कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। तो एक तो आपके पास कौन सा तरीका बताएं हम, ये मैक्सिमम स्टील निकाल लेते हैं, ये सब मानकों पे होता है। इसके बाद आपका प्रबलन इस्पात निकालने का और जो तरीके हैं वो देखिए। और तरीकों में क्या है, वो फर्स्ट तरीका था, ये समझ लीजिए आपका सेकंड टाइप है ST निकालने का। इसमें देखिए क्या करते हैं कि खंड को संतुलित मान के कर सकते हैं। अगर हम खंड कि MU बराबर MU लिमिट कर दिया जाता है। MU और MU लिमिट आप जानते हैं क्या होते हैं, ये हमारे मूवमेंट हैं। ये मैक्सिमम मूवमेंट एक लिमिट तक जाता है वो होता है, और ये इनके हमने सूत्र आपको लिखवाए थे लिमिट स्टेट का जब हमने इंट्रोडक्शन कर बताया था तब। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, MU का सूत्र रखेंगे 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 XU। एक तो आपका ये होता है, यहाँ XU आपको पता नहीं होगा क्योंकि XU जो होता है, दो हमने बताए बल शून्य रेखा न्यूट्रल एक्सिस की गहराई निकालने के दो सूत्र होते हैं, XU और XU मैक्स। XU में आपका AST का पद आता है, इसलिए हम AST अभी आपको पता ही नहीं है, AST तो निकाल रहे हैं, इसलिए XU की जगह पे हम XU मैक्स यूज करते हैं। वैसे भी संतुलित मान लिए हैं तो XU बराबर XU मैक्स हम यूज कर सकते हैं। और XU मैक्स अभी आपको बताया ही सूत्र 700 वाला, 700 D बटे 1100 और प्लस 0.87 FY। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा XU मैक्स। वैसे XU होता है जब आपका XU पता होता तो, और MU लिमिट का रख दें तो 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स D माइनस 0.42
एक्स यू मैक्स ये होता है। अब यहाँ से d माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स ये कट जाएगा इधर, इसको इधर काट दीजिए, तो आपका बचेगा क्या फिर हमारा AST बराबर हो जाएगा 0.36 FCK इंटू बी इंटू एक्स यू मैक्स बटे, इधर से बटे में जाएगा 0.87 FY। ये आपका, ये हमारा AST हम निकाल सकते हैं। FC क्या आपको पता ही होगा, क्वेश्चन में B भी चौड़ाई पता हो सकती है, XU मैक्स आप निकाल चुके होंगे इसके पहले वाले स्टेप में, और FY भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो यहाँ से AST हम ये दूसरे तरीके से, सेकंड तरीके से निकाल सकते हैं, ये खंड को संतुलित मानकर। अब देखिए थर्ड से हम कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड टाइप से AST कैसे निकलेगा, इसमें हम खंड को अल्प प्रबलित मानते हैं। अल्प प्रबलित मानने पर आपका क्या होगा अल्प प्रबलित मानने पर mu बराबर जो सूत्र यूज किया जाता है मोमेंट का, देखिए अल्प प्रबलित, संतुलित और अति प्रबलित। तो अति प्रबलित तो मान्य नहीं है हमारे उसमें LSM मेथड में, तो संतुलित और अल्प के हिसाब से कर सकते हैं। तो अल्प के लिए जो मोमेंट का सूत्र यूज किया जाता है ये LSM के इंट्रोडक्शन में बताया था हमने। तो mu बराबर वो सूत्र होता है 0.87 FY AST D माइनस 0.42 XU। अब देखिए यहाँ पे फिर आपका वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जो XU यहाँ पे आएगा, भाई XU आपको पता होगा नहीं, जब पता नहीं होगा तो इसकी जगह पर हम XU मैक्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि XU जो है वो बिना AST के नहीं ज्ञात होता है, और AST ही जब निकाल रहे हैं तो फिर आपका XU कहाँ से पता चल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे XU मैक्स यूज करेंगे। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हम यहाँ MU बराबर जो हमारा MD आया था उसको यूज करेंगे, और जब उसको यूज करेंगे तो देखिए हमको क्या MU भी पता, FY क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, D भी पता होगा, XU मैक्स हम निकाल चुके होंगे इसके पहले स्टेप में, क्या बचा AST। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा प्रोक्त समीकरण से क्या हमको मिल जाएगा AST मिल जाएगा। ये आपके प्रबलन इस्पात AST ज्ञात करने के 3 तरीके हमने बताए। अब जब इसकी प्रोसेस आएगी एग्जाम में, डिजाइन के स्टेप्स चरण लिखने को आएंगे, तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में कि आपके पास तीनों टाइप लिखेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम आपको बता दें तो सबसे ज़्यादा आप यूज किया करिएगा यही अल्प प्रबलित वाली कंडीशन यूज किया करिएगा, इससे हम उचित मानते हैं। अब इसी प्रबलन इस्पात AST वाले स्टेप में ही, यही जो स्टेप अभी आपका चल रहा था AST वाला, इसमें 3 टाइप हमने बताया AST निकालने का। कोई एक तरीका अपना के आप AST निकाल सकते हैं, तीसरा तरीका यूज किया करिएगा। और जब कभी आए एग्जाम में लिखने को प्रोसेस इसकी, तब भी तीसरा तरीका लिखना हमने बता दिए हैं केवल आपको। देखिए जब AST आपको मिल गया मान लीजिए, उसके बाद हम निकालेंगे छड़ों की संख्या n। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो छड़ का व्यास मानना पड़ेगा आपको, माना छड़ का व्यास। फिर एक छड़ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, स्मॉल AST मान लीजिए। ये कैसे निकलेगा, एक छड़ का, अब ये एक छड़ है हमारी मान लीजिए, अब एक छड़ का हमको क्षेत्रफल निकालना होता है, इसके सेक्शन का क्या है, ये वृत्ताकार है, और वृत्त का हमारा एरिया हो जाएगा π/4 इंटू व्यास का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसलिए n बराबर
कुल छड़ों का जो क्षेत्रफल हम निकाल चुके होंगे AST और बटे क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल AST। यहां से छड़ों की संख्या हमारी निकल आएगी। अब छड़ों की संख्या में भी जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे छड़ों की संख्या आ गई 4.56, तो वो हमारी 4.56 जो है वो इतनी छड़ें आपकी पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। तो इसको हमको 4 तो डाल देंगे, 0.56 कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए हम छड़ें कितनी डालेंगे 5। बढ़ा के ले सकते हैं, घटा के नहीं, क्योंकि 4.56 आवश्यक है, उससे कम तो हम कर ही नहीं सकते हैं। ये आपके हो गए डिजाइन के स्टेप। इसके बाद देखिए आपका जब AST और हमारा क्या मिल गया है, छड़ों की संख्या मिल गई। आप जरा एक देखिए, और खंड की माप B × D आप पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। तो हमको धरन में आवश्यकता क्या क्या होती है डिजाइन में, यही तो आवश्यकता होती है कि हमारे धरन की चौड़ाई कितनी हो, गहराई कितनी हो, लंबाई कितनी हो, और उसमें छड़ें हम जो यूज कर रहे हैं AST मतलब छड़ें कितनी कितनी दूरी पे डाली जाएं और कितनी डाली जाएं, यही सब तो होता है डिजाइन में। तो आपका मेन दो ही ये डिजाइन होती हैं, मतलब AST ज्ञात करना और खंड की माप तय करना। तो ये तो आपका हो गया। लेकिन एक चीज जरा यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, जैसे AST आपने निकाला, मान लीजिए कि AST आपका आ गया 1290 mm², और छड़ का व्यास हमने मान लिया कि हमारी 14 mm की है, और इस हिसाब से मान रहे हैं भैया, कोई उचित आंकड़ा ये नहीं है, एकदम कैलकुलेट नहीं है। n बराबर मान लीजिए आपका आ गया 5.67, तो इसको हमको से करके क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 6 छड़े। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो आपने AST निकाला, जितना आप उसमें देने जा रहे थे वो कितना था हमारा 1290, उस हिसाब से हम छड़े कितनी डाल सकते हैं, केवल 5.67, और हम डाल कितनी रहे 6 छड़े, मतलब इसमें कितने का हमने ऐड कर दिया है आपका, इसमें 0.33 की छड़ हमारी मात्रा बढ़ चुकी है, 0.33 की। तो ये 0.33 का जब इसमें हमने n में छड़ों की संख्या में 0.33 हमने बढ़ा दिया है, तो AST बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ पे AST हमको फिर दोबारा निकालना पड़ेगा। तो दोबारा निकालने के लिए बहुत सिंपल, π/4 डाया हम मान ही चुके होंगे, तो वही डाया का स्क्वायर, और गुणे हम क्या करेंगे, जो छड़ों की नई संख्या आई होगी ये, मतलब 6 यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो जो ये आई थी हमारी वो इतने के हिसाब से थी, अब इसमें मामूली सा थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी जब छड़ों की संख्या बढ़ेगी तो AST जो हमारा होगा वो यूज ना करके हम एक्चुअल फिर निकालेंगे कि वास्तव में अब कितना हो गया है। तो वो हमारा कितना बन रहा है, जो भी आपका यहाँ पे आए वो हम आगे गणनाओं में यूज करेंगे। इसको चरण में लिखिएगा हम नहीं, ये जब आपका वो आएगा न्यूमेरिकल, तो उसमें जब ऐसी स्थिति बनेगी तो वहां पे ये चीज ध्यान दीजिएगा। बस केवल यही हमारा बताने का उद्देश्य था। अब उसके बाद देखिए, ये तो हो गए हमारी डिजाइन। अब डिजाइन जो हमने किया है, तो B और D हमने सेकेंड स्टेप में निकाला था बीम का साइज, फिर हमने D की जांच कर ली थी शायद चौथे स्टेप में, तो हमने चौथे कि 5वें स्टेप में हमने D की जांच कर ली थी। तो वो D अगर उस कंडीशन को फॉलो करता है तो खंड का साइज सही हो गया। फिर हमने निकाला क्या, देखिए समझिएगा फिर से जरा। सबसे पहले हमने क्या किया, साइज डिसाइड कर लिया। साइज के बाद हमने साइज की चेकिंग की थी 5वें या 6ठे स्टेप में, कुछ ऐसे ही साइज चेक किया हमने। उसके बाद हमने क्या निकाला, AST निकाला और छड़ों की संख्या निकाला। तो जब साइज निकाला, साइज की जांच की, अब AST निकाले हैं, छड़ों की संख्या निकाले हैं, तो अब AST की भी हम क्या करेंगे, AST की जांच करेंगे कि हमारा जो AST है वो जो हम निकाले हैं, जो छड़ों की संख्या आई है, ये सब हमारा सही है या नहीं है। तो इसकी जांच अब कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसकी जांच के लिए अब यहाँ से आपके डिजाइन के स्टेप समाप्त, चेकिंग स्टार्ट होती है। जांच में भी आपकी कई जांचें होती हैं। तो सबसे पहले जांच जो हमारी है, स्टेप फर्स्ट, जांच का ये स्टेप है, प्रबलन इस्पात जांच। देखिए मिनिमम
मिनिमम प्रबलन इस्पात, मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, ATO बराबर। कल हमने आपको उसमें जो पिछला वाला वीडियो हमने जो कल डाला था उसमें हमने आपको बताया था क्या हमारा था 0.85 B इंटू डी, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ है, बटे हमारा क्या था FI। इससे हम कैलकुलेट करेंगे, ये मिनिमम प्रबलन इस्पात का सूत्र होता है कि मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा ATO आ जाएगा। अब जो भी आए आपका ATO आप समझिएगा यहाँ पे जरा, जैसे हमारा मान लीजिए कि AST हमारा आया था, मान लेते हैं कि 1290 mm² आया था। अब यहाँ पे मिनिमम जैसे हमारा आ गया, जब हमने ये निकाला तो हमारा ये आ गया मान लीजिए 600 mm²। कहने का मतलब इनका ये है कि कम से कम 600 mm² का प्रबलन इस्पात होना चाहिए था, और हमने डाला कितना है पहले 1290, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही हमने डाल रखा है। तो इसका मतलब क्या है, आप सुरक्षित हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आपका यहाँ पे हो जाए हमारा 1400, तो हमको कम से कम मिनिमम कम से कम 1400 चाहिए, और हमने डाल कितना रखा है 1290। तो आप फिर क्या है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमको चाहिए 1400 डाले 1200 हो। जब मांग पूरी नहीं है तो फिर आप खतरे में हैं। ठीक, तो इसलिए ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये ATO मतलब मिनिमम इस्पात जो आपने AST निकाला है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, कम रहना चाहिए। यदि ये मिनिमम इस्पात जो है एक कम होना चाहिए AST से, मतलब आपने अगर डाला है 1290 तो ये 600, मतलब ये 600 की आवश्यकता थी, डाल दिया 1290, मतलब ज़्यादा हमेशा ये AST रहना चाहिए। जो आप डालें वो हमेशा मिनिमम से ज़्यादा डालेंगे। देन ओके, ये आपका मिनिमम की जांच हो गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो आपने डाला है वो कहीं मैक्सिमम लिमिट को तो नहीं क्रॉस कर गया है, इस चीज़ की हम भी चेकिंग करेंगे। भाई 600, अभी हमसे उदाहरण के तौर पे हमने बताया कि मिनिमम जो आपका है वो 600 होना चाहिए, और जो आपने डाला है वो 1290, तो कहीं ज़्यादा, दोगुने ज़्यादा है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जो भाई दोगुने ज़्यादा आप डाल रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं तो आप फिर मिनिमम वो मैक्सिमम की लिमिट क्रॉस कर गए, क्योंकि मैक्सिमम की लिमिट क्रॉस करेंगे तो खंड पहुंच जाएगा हमारा अति प्रबलित में, मतलब बहुत अत्यधिक प्रबलन। तो उससे हमारा जो खंड होता है वो अचानक फेल हो जाता है, कंक्रीट अचानक गिर जाती है उसमें, जो कि ठीक नहीं होगा फिर। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम मिनिमम की जांच कर लिए, अब मैक्सिमम प्रबलन इस्पात, मतलब इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं। हमने डाला कितना है, उदाहरण हमने माना है, आप ध्यान दीजिएगा 1290 माना है हमने कि इतना हमने डाला है। तो मैक्सिमम प्रबलन इस्पात AST मैक्सिमम लिख लीजिए। मैक्सिमम हमने बताया था आपका कितना हो सकता है, 4% ऑफ एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा, सेक्शन का एरिया आपका B इंटू टोटल कहाँ है, B इंटू D इंटू 4/100। तो ये हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, AST का मैक्सिमम मान मिल जाएगा हमको, ये यहाँ से मिल गया। आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आता है 1600 mm², उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जब हमने हल किया इसको तो मैक्सिमम प्रबलन इस्पात आ गया 1600, और हमने डाला कितना है 1200, मतलब 1600 से ज़्यादा नहीं डाल सकते थे, तो हम 1600 से कम ही तो डाले हैं। इसका मतलब आप क्या है, सही है। तो कंडीशन इसमें क्या बनती है कि जो मैक्सिमम है उससे हमारा जो हमने डाला है वो कम रहना चाहिए, मतलब AST जो हमने डाला है वो कम होना चाहिए मैक्सिमम वाले से, AST मैक्सिमम से इसका मान कम रहना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। हो तो सब ओके है आपका मामला, ठीक।
और अगर यही चीज़ अभी मान लीजिए कि ये होता है यहाँ पे 1100 होता, तो फिर हमारा क्या होता कि मैक्सिमम हम 1100 डाल सकते थे और डाल दिए 1290, मतलब 190 क्या कर दिए, ज़्यादा डाल दिए हैं, तो वो हमारा खंड फिर अति प्रबलित में हो जाता, जो कि हमारा ठीक नहीं होगा। इसलिए आपका ये हमेशा क्या होना चाहिए, AST मैक्सिमम से जो आप डाले हैं वो हमेशा कम, मैक्सिमम लिमिट को AST कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये तो हो गई हमारी प्रबलन इस्पात की जांच। देखिए जांच में हमारा ये स्टेप फर्स्ट चल रहा था अभी। देखिए इतने तक जहाँ तक हम सोचते हैं कि डिप्लोमा में आप इतने तक कर दीजिएगा अगर, तो आपको नंबर मिल जाएंगे बढ़िया। फिर भी उसके बाद भी देखिए जांच बहुत होती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दो जांचें जो आपकी और इम्पोर्टेंट हैं, ये तो हमारा इस्पात की जांच में भी, इसके बाद दो जांचें और की जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप ना करिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इससे। देखिए स्टेप सेकंड आपका कर्तन में जांच। कर्तन में जांच। और आपका स्टेप थर्ड अभिलाग में जांच। अब जरा यहाँ पे देखिए, जो हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ के वीडियो डाले हैं उसमें हमने अभिलाग की जांच बताई थी। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का पार्ट 2 था उसमें हमने बॉन्ड की जांच करना बताया था, जिसमें हमने LD वाला प्रोसेस बताया था कि LD का मान लास्ट में जो 5 आता है हमारा, ये ज़्यादा होना चाहिए इधर के मान से या फिर कम। याद करिएगा, ये वीडियो दोबारा देखिएगा, अगर नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात। अभिलाग की जांच बिल्कुल वही हमारी प्रोसेस रहेगी, उससे करेंगे। कर्तन की जांच आपको हम कोचिंग जब चल रही थी उसी टाइम पे बता चुके थे, जिसमें हम क्या निकालते हैं, टाउ वी निकालते हैं, VC निकालते हैं, फिर आपका छल्लों पे विकल्पन करते, वो छल्लों पे देते हैं, नग छोरों को देते हैं, फिर छल्लों की स्पेसिंग निकाल देते हैं अगर आवश्यकता होती है, तो वो उस हिसाब से प्रोसेस चलेगी कर्तन में जांच। अब जो लोग कोचिंग के बच्चे जिनका छूट गया था कर्तन में जांच, नहीं कोचिंग के टाइम पे उस में आए थे, तो अपने दोस्तों से उसके स्टेप्स के फ़ोटो ले लीजिए और उसके 1-2 क्वेश्चन भी करने की कोशिश करिए। हमने हल करवाए थे क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों के भी फ़ोटो ले लीजिएगा, तो उनसे देख के समझ के करिएगा। अगर नहीं समझ पे आता है तो फिर टेलीग्राम पे हमको बताइए कर्तन की जांच। तो आपकी जांच में हमारी 3 हो गई। आपका स्टेप फर्स्ट हमारा AST की जांच, मतलब प्रबलन इस्पात की जांच, जो हमने भी आपको बता दी। स्टेप सेकंड की जो प्रोसेस में आएगा कर्तन की जांच, वो पूरी प्रोसेस आप शॉर्ट में, मतलब ये पूरा डिटेल में मत लिखिएगा, वैसे डिजाइन के जब अभिकल्पन के चरण आएंगे थ्योरी के रूप में, तो जांच वाले स्टेप आपकी केवल AST तक लिख दीजिएगा, बस वही काफ़ी है। न्यूमेरिकल जब आएंगे तो आपके कर्तन की जांच और अभिलाग की जांच कर दीजिएगा न्यूमेरिकल में अगर टाइम है तो, वरना कोशिश करिएगा, करना चाहिए भाई, और नहीं है टाइम तो फिर इनको आप छोड़ दीजिएगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। फिर से समझिए बात को, ये जो क्वेश्चन आता है थ्योरी का कि अभिकल्पन की प्रोसेस बताइए, अभिकल्पन के चरण लिखिए, तो आप केवल कहाँ करेंगे, पूरे अभिकल्पन AST निकालेंगे, पहले साइज निकाल लेंगे, फिर साइज की चेकिंग कर लेंगे, साइज चेक कर लेंगे, और फिर उसके बाद AST और AST की हम चेकिंग कर लेंगे। इतने स्टेप आप लिख दीजिएगा, मतलब जांच के पहले स्टेप तक जो हमने बताया उतना आप डिजाइन के स्टेप्स में अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है लिख देंगे, 10 नंबर में आता है तो एकदम परफेक्ट है, ठीक। और अगर न्यूमेरिकल का आता है तो हमने चेकिंग के आपके 3 बताएं, तो न्यूमेरिकल में कोशिश करिए कि तीनों कर लीजिए, AST की चेकिंग और कर्तन की चेकिंग, मतलब अपरूपण की चेकिंग और बॉन्ड अभिलाग की चेकिंग, ये 3 चेकिंग इसमें कर दीजिएगा न्यूमेरिकल में। तो ये भी जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तो आपको हम ये दोनों चेकिंग और करवा देंगे, ठीक। तो ये डिजाइन की आपकी प्रोसेस हो गई। इसके स्टेप टू स्टेप नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि जब हम अगला वीडियो बनाएंगे इसका न्यूमेरिकल का, तो स्टेप्स आप अगर सामने खोल के रखे होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। तो इतना तैयार करिए, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।